हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आप लोग की रिक्वेस्ट हमें बार बार मिल रहा है कि सर समय कम है, हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल कराइए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आईसीएसई बोर्ड से बच्चे हैं उनके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आज से। आज सीबीएसई बोर्ड के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से 20 क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। यह 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। हर एक चैप्टर में मैंने 50 क्वेश्चन बनाया हुआ है। वह 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप छोड़िएगा नहीं। आज 20 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मेरा अगला वीडियो 20 क्वेश्चन पे होगा। आज का क्वेश्चन सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और जो अगला वीडियो होगा वह असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे कि कैसे करने हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका ऑप्शन आपको वहां दिखाई देगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए आंसर क्या है और फिर मैं आपको आंसर भी बताता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। Which of the following is main feature of Indian economy on the eve of independence? Which of the following is the main feature of Indian economy on the eve of independence? इसमें से कौन सा एक फीचर इंडियन इकोनॉमी के बारे में है जब हम आजाद हुए, उसके पहले का, उस समय का इंडिपेंडेंस का? तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज। ध्यान से सोचिए। अर्बनाइज्ड इकोनॉमी की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बारे में सोच नहीं सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। इंडस्ट्री को तो वो कभी चाहते भी नहीं थे। ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस था इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाकर के ब्रिटेन की इंडस्ट्री को ग्रो करना था। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगा नहीं, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन था ही नहीं बेटा, बहुत ही लिमिटेड था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। The main feature of Indian economy on the eve of independence was semi-feudal economy. Clear? एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोग देखते जाइए, आंसर लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, on the eve of independence, the proportion of population engaged in industrial sector was. On the eve of independence,
द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज, आजादी के समय जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने % लोग इंगेज थे? तो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसमें सीधा सीधा है अप्रॉक्स 10%। कितना बेटा? 10%। यहां पे डी ऑप्शन बेटा 30 होगा, इसको आप बना लेंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज 10% ओनली। ऑप्शन नंबर सी एंड डी बोथ आर सेम है बेटा, यहाँ पे उसको आप डी ऑप्शन को 30% कर लेंगे तो करेक्ट आंसर है बेटा अप्रॉक्स 10%। एनी प्रॉब्लम? बेटा इसको आराम से नोट करते जाओ, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच शोज, किसी इकोनॉमी को बैकवर्ड आप कब कहेंगे? बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए क्या फीचर होना चाहिए? तो हाई ग्रोथ इन इनकम, ये फनी ऑप्शन है कि जिस इकोनॉमी में ग्रोथ रेट नेशनल इनकम का बहुत ज्यादा हो तो क्या वो बैकवर्ड हो सकता है? कहेंगे नहीं, यानी कि ए ऑप्शन तो यही गलत हो गया। बी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यस, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि व्हीट का प्रोडक्टिविटी 660 kg पर हेक्टेयर था, वहीं पे पैडी का प्रोडक्टिविटी 665 kg पर हेक्टेयर था। तो बी ऑप्शन तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। स्लो ग्रोथ इन इनकम, ये भी फीचर है, क्योंकि इंडिया के इनकम के बारे में कभी ब्रिटिशर्स ने सोचा ही नहीं। जो अपने इंडियन वर्कर्स को मिल रहा था वह केवल जिंदगी जीने के लिए था, ऐसा कुछ उनको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिल रहा था। तो ग्रोथ इन इनकम वाज आल्सो स्लो, यानी कि ऑप्शन में बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी कहता है बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर इज डी, यानी बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच शोज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्लो ग्रोथ इन इनकम। क्लियर? आराम से बेटा लिखते चलो और क्वेश्चन देखते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, पर कैपिटा इनकम, ये बेटा फॉर्मूला कैसे आप फाइंड करते हैं? तो पर कैपिटा इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी, और डी तो होगा नहीं क्योंकि इनटू 100 नहीं होता बेटा। ठीक, ए ऑप्शन है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम निकालने का एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है ही, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसी इकोनॉमी के ग्रोथ को समझने में, एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करता है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो हम उससे समझते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। नेशनल इनकम के बढ़ने का ये कतई मतलब नहीं कि हमारा जीडीपी बढ़ गया तो हमारा सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। यदि आप सोशल वेलफेयर को मेजर करना चाहते हैं तो आपको पर कैपिटा इनकम का सहारा लेना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करता है, इसका मतलब हम पहले से अच्छे हो रहे हैं। क्लियर? नेशनल इनकम और पॉपुलेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं कि यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन ये देखना है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या है। जब उस आउटपुट को मनी वैल्यू में आप कन्वर्ट करते हो, ऐड करते हो, जो भी फैक्टर पेमेंट होगा उस सबको ऐड करोगे तो नेशनल इनकम मालूम होगा,
और जब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम मालूम होगा, और पर कैपिटा इनकम शो करता है कि हमारा जो पोजीशन है वह अच्छा है या बुरा है, पहले सब अच्छे हो रहे या बुरे हो रहे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हटा दो बेटा यहां से। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स क्या होता है? कम्युनिकेशन, पावर भी होता है बेटा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसमें आता है? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, पावर को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं, बैंकिंग, ये सब किसमें आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, ये तीनों है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है बेटा, आप चैप्टर नंबर 1 में जब पढ़ते हैं उसमें आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप डिफाइन करते हो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा बताइए, करेक्ट आंसर होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, the principal cause of backwardness of Indian economy on the eve of independence was, on the eve of independence हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, उसके लिए क्या मुख्य कारण है? तो सबसे पहला कारण तो था बेटा ब्रिटिश राज, और दूसरा कोलोनाइजेशन, सेकंड बेटा कोलोनाइजेशन। यदि दोनों कारण है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7 का सी, बोथ ए एंड बी। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ब्रिटिश राज एंड कोलोनाइजेशन। क्लियर? पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, अभी हमने आपको पीछे एक फॉर्मूला पूछा था, उससे समझ में आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू क्या? पर कैपिटा इनकम क्या शो करता है? नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उससे जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या शो करेगा? इनकम पर हेड पर पर्सन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। ओके, क्या होता बेटा? करेक्ट आंसर ए, पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू इनकम पर हेड पर पर्सन of total population in the country is called per capita income। कोई दिक्कत? On the eve of independence, question number 9 बेटा, on the eve of independence India was net importer। नेट एक्सपोर्टर किसका था बेटा? प्राइमरी प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का। लेकिन नेट इंपोर्टर का बेटा यहाँ पे क्या? ये नेट इंपोर्टर किस चीज का था? प्राइमरी प्रोडक्ट का? नो, प्राइमरी प्रोडक्ट का बेटा एक्सपोर्टर था। ऐसे कंफ्यूज हो रहे बेटा, प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल क्या था? एक्सपोर्टर था। लेकिन जो गुड्स ब्रिटेन में बनता था, फिनिश गुड्स, उसको इंडिया में बेटा क्या होता था? इंपोर्ट किया जाता था। तो इंडिया वाज नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग colonial period India's demographic profile showed। जब डेमोग्राफिक प्रोफाइल का वीडियो मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराया, आपने देखा होगा, यदि नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
ड्यूरिंग colonial period, India's demographic profile showed high birth rate, high death rate and high infant mortality rate. ये तीनों ज्यादा था बेटा। हाई बर्थ रेट मतलब 1000 पॉपुलेशन में कितना बर्थ हुआ बेटा, बॉर्न। डेथ रेट 1000 पॉपुलेशन पे कितनी कैजुअलिटी हुई, डेथ हुआ। एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि जो 1000 बर्थ हुआ उस 1000 में कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना पहला जन्मदिन, बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया और वह मौत के मुंह में समा गए। उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया में हाई बर्थ रेट भी था, हाई डेथ रेट भी था एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर बेटा? एंजॉय करके पढ़ो और ये गांठ बांध लो कि जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप पेपर देखेंगे तो आप उस समय रियलाइज करेंगे हाँ सर ने जो क्वेश्चन कराया था वह कितना इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ क्या? डेमोग्राफिक कंडीशन किसकी बात हो रही है? डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ क्या? स्ट्रगलिंग इकोनॉमी ना, बैकवर्ड इकोनॉमी ना। कैसे? बैकवर्ड इकोनॉमी ना, अभी पहले बताया ना हमारी इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड थी। हमारी इकोनॉमी क्या थी? स्टेगनेंट थी। ये फीचर है बेटा। इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड, स्टेगनेंट। तो बैकवर्ड है, ये सही है बेटा। लेकिन अब आप आगे देखो, स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, अब ये दोनों कह रहा तो था हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी, हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट भी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। प्रॉस्परिंग इकोनॉमी कहां थी बेटा? कैसी कल्पना कर सकते हो? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम लोग को उस लायक छोड़ा ही नहीं था। ठीक है, हमको उस कंडीशन में रखा ही नहीं। तो ये तो डी ऑप्शन हम लोग के लिए मजाक हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू जीडीपी रेफर्स टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा है ये। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ना। बोलो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको क्या कहते हैं? द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू जीडीपी रेफर्स टू ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ना। ऑक्यूपेशनल में आता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में कितने लोग इंगेज हैं और टर्शियरी में कितने लोग हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ये कहता है कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है और टर्शियरी सेक्टर का कितना। क्लियर? द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू जीडीपी रेफर टू स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। आगे बेटा आज जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय डैश इज कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहां पर एक गलती हो जाती है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एज बाय डैश इज कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब 5 नोटेबल इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिग्बी, वीके आरबी राव, अर्शी देसाई एंड फिंडले सिराज। ये 5 इकोनॉमिस्ट मिल करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। चारों इसमें सही है, बट इसमें है मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट सिग्निफिकेंट है बेटा।
यदि मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? वीके आरवी राव सर का था। किसका था? वीके आरवी राव सर का। क्लियर? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाई वीके आरवी राव इज कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14, इंटरमीडिएरीज बिटवीन colonial गवर्नमेंट एंड peasants वर कॉल्ड। ये बेटा डेफिनेशन है। इंटरमीडिएरीज बिटवीन द colonial गवर्नमेंट एंड peasant वर कॉल्ड जमींदार। क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। ये डेफिनेशन, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, इसको याद कर लें। इंटरमीडिएरीज बिटवीन द colonial गवर्नमेंट एंड peasants वर कॉल्ड जमींदार। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। भारत में सबसे पहली बार हर एक 10 साल पे, एवरी 10 ईयर, पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत कब हुई? 1881 में हुई। 1881 में हुई। डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला जो चैप्टर वीडियो मैंने आप लोग को अवेलेबल कराया है, उसमें मैंने इसका डिटेल दिया कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। हर एक 10 साल पे पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत भारत में 1881 से हुई। और देश की आजादी के पहले 7 बार 7 टाइम्स सेंसस हो चुका। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, आजादी के बाद, भारत में 7 बार कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस हो चुका है। 8वां प्रोसेस में है। यानी पूछा जाए कि अब तक कुल कितने पॉपुलेशन सेंसस हो चुके हैं, आप कहेंगे 14। लेकिन ये पूछा जाए कि देश के आजाद होने के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, कितना? तो 7, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 7। कौन सा चल रहा है? तो 8th पॉपुलेशन सेंसस चल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो कहेंगे 15th पॉपुलेशन सेंसस इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पहले पढ़ लेना। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। क्लियर? कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा 16, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। अब 1921 के बाद, यानी 1921 बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्योंकि जो 1911 में पॉपुलेशन था, उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन 1921 में ड्यू टू पैंडेमिक 0.07 करोड़ घट गया, जबकि पॉपुलेशन को बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हो गया? 0.07 करोड़ घट गया। इसलिए 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्या कहते बेटा? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नोट कर लो, 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 is also known as year of great divide। तो 1921 के पहले जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, इंडिया किस स्टेज में था? तो वो फर्स्ट स्टेज में था। और 1921 के बाद किस स्टेज में आ गया? सेकेंड। आफ्टर 1921 सेकेंड स्टेज में इंडिया एंटर किया, और बिफोर 1921 फर्स्ट स्टेज में। और इस समय किस स्टेज में है? तो थर्ड स्टेज में बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। इसका करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड होगा। क्या होगा बेटा? इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। बेटा ये ध्यान से पढ़ना, यहां क्या लिखा है? आफ्टर। यही लिख दिया जाता कि बिफोर 1921 इंडिया
इंडिया वाज डैश द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो फर्स्ट होगा बेटा, क्या होगा, बिफोर कह रहा है तो फर्स्ट स्टेज कहा जाएगा, और आफ्टर 1921 कहा जाए तो सेकेंड स्टेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। डैश वाज द फाइनेस्ट वैरायटी इन मुस्लिम, डैश वाज द फाइनेस्ट वैरायटी इन मुस्लिम, इसके लिए बेटा किसका ये क्वालिटी बताता है, वो है बेटा मलमल। क्या है, मलमल वाज द फाइनेस्ट वैरायटी इन मुस्लिम। क्लियर, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन था ये। सुएज कैनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सुएज कैनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन, सुएज कैनाल ओपन हुआ था बेटा 1869 में, ये भी क्वेश्चन है। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ, 1869 में। सुएज कैनाल ओपन फॉर ट्रेड 1869। तो इसमें यह पूछा गया कि सुएज कैनाल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन किसके बीच में, यूरोपियन पोर्ट्स एंड साउथ एशियन पोर्ट। एनसीईआरटी में दिया बेटा, यूरोपियन पोर्ट्स एंड साउथ एशियन पोर्ट है, ये करेक्ट है ये। यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट एशियन पोर्ट, यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट की बात नहीं करता बेटा, ये गलत हो गया, यहां ईस्ट नहीं है यानी ये गलत है। सी क्या कहता है, यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट, बिल्कुल सही बेटा, यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, एक चीज बेटा यहाँ पे यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट, बेटा यहाँ पे देखो क्या था, वो ईस्ट सही है, एशियन नहीं बेटा, ये नहीं बेटा ना, ये भी क्या बेटा, यूरोपियन पोर्ट्स एंड साउथ एशियन पोर्ट एक सही है। बी यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट एशियन पोर्ट, ईस्ट तो है, एशियन बेटा नहीं है, अफ्रीकन बेटा ना, बिल्कुल सही था ना, क्या था, यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट बेटा, क्या है, ईस्ट अफ्रीकन बेटा, यहां ध्यान देना, ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट, यानी कि सुएज कैनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन किसके बीच, यूरोपियन पोर्ट्स एंड साउथ एशियन पोर्ट एंड यूरोपियन पोर्ट्स एंड ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट्स, यानी कि क्या होगा करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या होगा बेटा, 18 का डी हो जाएगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया coincided with dash revolution in Britain, the British rule in India coincided with dash revolution in Britain, ब्रिटेन क्या चाहता था, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर के और ब्रिटेन के इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता था। तो वहां पे किसके रिवोल्यूशन की बात कर रहा था वो, इंडस्ट्री के, किसके, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहा था। तो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कहां कर रहा था वो, मिल्क की बात नहीं कर रहा था, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब उससे दूर था ये। तो वह रॉ मटेरियल ले जाकर के इंडिया से और ब्रिटेन के इंडस्ट्री को वह आगे बढ़ा रहा था। तो रिवोल्यूशन किसका हुआ बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हुआ ना, यानी कि द ब्रिटिश रूल इन इंडिया coincided with इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। क्लियर, कोई डाउट बेटा नहीं, अच्छे से नोट कर लो अपने नोटबुक में, जितने क्वेश्चन में करा रहा हूं उसको नोट करते जाओ चैप्टर वाइज, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आप चैप्टर नंबर 1 लिखो। मैं 20 क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा, फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन, यानी टोटल मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा हर एक चैप्टर से। अब आप 50 क्वेश्चन के लिए आप अपने नोटबुक में पेज सेट कर लो, जितना मैं करा रहा हूं उतना करते जाओ और देखना बेटा इसका लाभ आप लोग को नवंबर दिसंबर में जो टर्म 1 होगा उसमें दिखेगा। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया coincided with इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन।
और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस bulk of the workforce was engaged in। इसका तो आंसर बेटा आप तुरंत दे दोगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस bulk of the workforce was engaged in एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस, नन ऑफ दीज। लगभग 72% पॉपुलेशन तक कहाँ इंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इंडस्ट्री और सर्विसेज में मिला दिया जाए तो 28% दोनों मिलाकर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस bulk of the workforce was engaged in agriculture sector, about 72%। आज बेटा ये 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली सेंसिटिव क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने प्रेजेंट किया। अगला वीडियो भी आप लोग को 20 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा। अगला जो वीडियो मेरा होगा वह एसर्शन और रीजन बेस्ड होगा, ताकि कैसे आप एसर्शन को, रीजन को पहचानेंगे, सही है गलत है, इजी वे में कैसे आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। ये मैं आपको अगले वीडियो में, एमसीक्यू भी रहेगा लेकिन ज्यादा फोकस रहेगा एसर्शन एंड रीजन बेस्ड होगा। क्लियर? कोई डाउट? आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन या कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराऊं वीडियो के फॉर्म में, तो आपको पहले मिल जाए, आपको नोटिस पहले मिल जाता है कि ये वीडियो आ चुका है। आप जाएं इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे, आप उसको देखें, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें। जब दोनों लोग बेटा जुड़ोगे तो वहां पे वीडियो देखने के बाद आप डिस्कस करोगे, एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आपको बहुत हेल्प होगा कि आपने जो वीडियो देखा उसका आंसर क्या था, आपके फ्रेंड ने देखा क्या था, वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। आप अपने तैयारी को जोश के साथ जारी रखिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।